दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। किताब पर चर्चा जारी है। अंबेडकर, भारत और साम्यवाद, प्रस्तावना आनंद तेलतुंबड़े। चलता हूं, 5वां एपिसोड है। पिछला 4 एपिसोड बन चुका है। आप जाकर जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जाएं और इसको तलाशें, वहां पे मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए, समझिए और शेयर करते रहिए। अंबेडकर मार्क्सवादी नहीं थे, एक ऑफिशियल मार्क्सिस्ट नहीं थे, लेकिन क्या अंबेडकर के चिंतन पर, विचार पर, उनके लेखन पर मार्क्सवाद का प्रभाव था, ये सवाल बनता है। इस एपिसोड में यही बात करने जा रहा हूं, एक गैर मार्क्सवादी मार्क्सिस्ट और वामपंथ की जो समस्याएं थी वर्ग और जाति को लेकर, किस तरह की समस्याएं थी, इस पे चर्चा करने वाला हूं। पूरा वीडियो देखते रहिए, सुनिए और सुनाते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। एक गैर मार्क्सवादी अनंत तेलतुंबड़े साहब लिख रहे हैं कि मार्क्सवाद एक व्यापक सैद्धांतिक ढांचा है। इसमें क्रांति के लिए समाज का विश्लेषण करने वाले उपकरण, टूल्स समाहित हैं। यह कोई नियत खाका नहीं है, यह परमानेंट नहीं है। इस सिद्धांत के कई बुनियादी तत्व इसके प्रणेताओं अर्थात मार्क्स और एंगल द्वारा भी परिभाषित नहीं किए गए थे। मार्क्सवादियों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे परिस्थिति की विशेषताओं का आकलन करते हुए एक व्यापक ढांचे के भीतर इस सिद्धांत को रचनात्मक रूप से लागू करेंगे। लेकिन भारत के मार्क्सवादी यूरोपीय पृष्ठभूमि और उद्गम वाले श्रेणियों और विचारों को आरोपित करने के लिए तैयार थे। मतलब जो यूरोप में जो एक क्लासिकल मार्क्सिज्म आ गया, उसको इम्पोज करना चाहते थे। वर्ग संघर्ष, और वर्ग संघर्ष कहाँ से आएगा? वो मजदूर वर्ग से आएगा। और इसलिए उनसे बहुत अपेक्षित परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। भारतीय समाज की तमाम विशेषताओं में एक उसका जातीय वैशिष्ट भी है ना। कास्ट एक यूनिक फीचर है भारत में, जिनको दशकों तक सचेतन तरीके से पार्टी साहित्य से दूर हाशिए पर रखा गया। मतलब जो मार्क्सिस्ट लिटरेचर है उसमें कास्ट संबंधी जो लिटरेचर है उसको जानबूझकर दूर रखा गया था। आगे लिख रहे हैं तेलतुंबड़े साहब कि हकीकत यह है कि शुरुआती कम्युनिस्ट भारतीय समाज की वास्तविकताओं से इतने कटे हुए थे और ये बात उनके खिलाफ एक मुद्दा भी देती थी कि अगर कास्ट पे आप बात नहीं कर रहे हैं, कास्ट के इशू से अब कटे हुए हैं, तो इस आपके खिलाफ एक इशू भी है कि वाई यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कास्ट स्ट्रक्चर, कि इस पर क्यों नहीं बात करेंगे। जाति में भी दमन है और शोषण है, ये बात यहाँ पे रेखांकित कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं कि औपनिवेशिक अदालतों में भी यह उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के तौर पर कानपुर षड्यंत्र केस 1924, एक काकोरी केस की घटना की जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं, में सरकारी वकील ने बहुत ही कटाक्ष करते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में यहाँ तक कह दिया कि कम्युनिस्ट ईश्वर विरोधी, राष्ट्र विरोधी तथा परिवार विरोधी होते हैं और इसलिए किसी भी मायने में भारत के सगे नहीं हैं। समझिए, उस समय वकील ने जो टिप्पणी की थी, ये किसी भी मायने में भारत के सगे नहीं है, क्योंकि परिवार विरोधी, राष्ट्र विरोधी हैं, ईश्वर विरोधी हैं, और राष्ट्र की परिभाषा कौन करेगा ये आप समझ सकते हैं। आगे लिख रहे हैं कि हालांकि दुश्मन द्वारा तैयार किए गए किसी निंदात्मक प्रचार को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तो कदापि नहीं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि मार्क्सवादियों ने मार्क्स के लिखित शब्दों के प्रति वेद वाक्य
या धार्मिक कथन जैसी निष्ठा दिखाई। एकदम डटे रहना है कि जो लिख दिया गया वही सत्य है, उसके अलावा सत्य नहीं है। और शायद मार्क्स और एंगल भी अपने राइटिंग्स को लेकर, अपने आइडियाज़ को लेकर उतने कठोर सख्त नहीं रहे होंगे जैसा कि भारतीय मार्क्सवादियों ने किया था। आगे लिख रहे हैं तेलतुंबड़े साहब कि उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए तो यह कहना उचित लगता है कि उनकी इस शब्द प्रामाण्य के प्रति निष्ठा का श्रेय उनकी ब्राह्मणवादी संस्कृति को ही जाता है। प्रारंभिक कम्युनिस्टों ने भारत खास संदर्भ में वर्गों के विचार की ज़रूरत करने की महसूस नहीं की और वर्ग के संबंध में रूस का अंधा अनुकरण कर लिया कि भारत ने वर्ग कैसे बनेगा, वर्ग और जाति का क्या मसला है, इस पे बहुत विचार नहीं किया और जो रूस में हो रहा था उसको सीधे नकल कर लिया गया। सो इस तरह उन्होंने 1919 में ही दी गई लेनिन की शिक्षा की अनदेखी की। लेकिन पूरब के देशों के हालात के बारे में नहीं जानते थे। कौन? लेनिन पूरब के देश में क्या हालात है वो नहीं जानते थे। उन्होंने पूरब के कम्युनिस्ट संगठनों के द्वितीय अखिल रूसी सम्मेलन में उपस्थित कम्युनिस्टों से आग्रह किया था कि उन्हें साम्यवाद के सामान्य सिद्धांत तथा व्यवहार के आधार पर काम करना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्हें अपने विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल भी ढलना चाहिए और पूरब की परिस्थितियां यूरोप जैसे देशों जैसी नहीं है। लेनिन ने सेकंड जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल हुआ था, रशियन कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, उसमें भारत के प्रतिनिधि भी गए थे और जहाँ तक मुझे याद है कि एम.एन. रॉय उस इंटरनेशनल में, उस मीटिंग में भारत की ओर से गए थे। तो उनको ये सलाह दी गई थी कि अपने लोकल कंडीशन के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएं। लेनिन ने सलाह दी थी। आगे लिख रहे हैं कि वहां जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, मतलब पूर्वी देशों में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है और वहां संघर्ष पूंजीवाद के खिलाफ न होकर सामंती अवशेषों के खिलाफ है। यहां तक कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत के कम्युनिस्टों को यह सलाह दी थी कि जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्षों में वे सबसे आगे आएं और लगातार अंत तक लड़ते रहें, संघर्ष करते रहें, मतलब जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करते रहें। यह साफ पता चलता है कि बाकी देशों के तुलना में भारत के कम्युनिस्ट जाति के बारे में अपनी अज्ञानता के कारण स्वयं को विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल नहीं ढाल पाए। मतलब विशिष्ट परिस्थितियां, मतलब भारत का जो लोकल कंडीशन थी, जहां की जाति एक महत्वपूर्ण फैक्टर था, इसके हिसाब से कम्युनिस्ट अपने आप को यहां नहीं ढाल पाए, जबकि लेनिन ने उनको सलाह दी थी, चीन के कम्युनिस्टों ने भी सलाह दी थी कि लोकल कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढालिए। लेनिन ने माना था कि ठोस परिस्थितियों के समझ के लिए समाज का वर्गीय विश्लेषण बुनियादी होता है। यह वर्ग संघर्ष की रणनीति तैयार कर क्रांति की तरफ अग्रसर होने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराता है। मतलब क्लास की समझ अगर होगी, गरीब और अमीर की समझ होगी, तो आपको एक टूल के हिसाब से उसको देखा जाना चाहिए। यह देखना होगा, तेलतुंबड़े साहब लिख रहे हैं कि यह देखना होगा कि क्या अंबेडकर के समय भारत के कम्युनिस्टों ने वर्ग की अवधारणा को उसके भारतीय स्वरूप में या भारत में वर्ग के अस्तित्व को समझने की कोशिश की। यद्यपि मार्क्सवाद में वर्ग एक टर्म है, एक खास शब्दावली है जिसे एक आधारभूत श्रेणी माना जाता है, मतलब बेस स्ट्रक्चर सोसाइटी का वर्ग माना जाता है। लेकिन मार्क्स तथा एंगल्स ने न तो वर्गों को उत्पादन के संबंधों द्वारा
निर्धारित होने के अतिरिक्त कुछ माना और न ही उत्पादन की स्थितियों का स्वामी के प्रत्यक्ष उत्पादकों के साथ सीधे संबंध से पूरी तरह कभी परिभाषित किया। यहाँ लेनिन के बारे में चर्चा कर रहे हैं तेलतुंबड़े साहब आगे, लेकिन लेनिन मार्क्सवाद को एक व्यवहारिक क्रांति में रूपांतरित करना चाहते थे। उन्होंने वर्ग को एक खास अंदाज में परिभाषित किया था। लेनिन के मुताबिक वर्ग ऐसे बड़े समूह होते हैं जो ऐतिहासिक तौर पर निर्धारित सामाजिक उत्पादन व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर उत्पादन के साधनों के साथ उनके संबंधों के आधार पर श्रम प्रक्रिया के सामाजिक संगठन में उनकी भूमिका के आधार पर और इन सब के परिणाम स्वरूप सामाजिक संपत्ति के एक हिस्से पर उनके अधिकार की सीमा एवं उस अधिकार को हासिल करने की प्रणाली के आधार पर एक दूसरे से भिन्न माने जाते हैं। सामाजिक अर्थव्यवस्था की एक खास प्रणाली में उनके ओहदे भिन्न होते हैं, इसलिए एक वर्ग दूसरे वर्ग के श्रम को हड़प सकता है। लेनिन के नेतृत्व को स्वीकार करने वाले प्रारंभिक भारतीय कम्युनिस्टों ने यदि इस परिभाषा का पालन किया होता तो निश्चित रूप से उनका सामना वर्गीय विश्लेषण के भीतर अंदर अपनी जगह तलाशती जातियों से हुआ होता। इससे वर्गों के अंतर्गत जातियों की पैठ कायम हो जाती और फिर मजबूरन ही सही लेकिन वर्ग संघर्ष में जाति विरोधी आंदोलन भी समाहित हो जाता। इससे यह होता कि दलितों को अपना पृथक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत महसूस नहीं होती। प्रारंभिक कम्युनिस्टों की इसी मूढ़ता के कारण जाति और वर्ग के बीच यह सर्वस्वीकार्य द्वंद्व भारत के आमूल परिवर्तनवादी राजनीति का सबसे बड़ा अभिशाप सिद्ध हुआ। हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। भारत में क्रांति संभव नहीं हो पाई। आगे अनंत तेलतुंबड़े लिखते हैं कि अगर उन्होंने रूसी क्रांति के अनुभवों का भी अनुसरण किया होता तो उसमें उन्होंने किसानों की भूमिका के महत्व को समझा होता। पड़ोसी चीन के उदाहरण का अनुकरण भी कम महत्व का नहीं होता। लेकिन भारत के कम्युनिस्टों में एक पंडिताओं दृष्टिकोण था जिससे पहले ही यह मान लिया गया था कि भारत एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जहां सर्वहारा क्रांति बहुत नजदीक है, बस दहलीज पर खड़ी हुई है। अपनी इन मूढ़ताओं रिजिडनेस के कारण ही वे शहरी औद्योगिक मजदूरों के छोटे से तबके के प्रतिनिधि ट्रेड यूनियनों में ही उलझे रहे और इस तरह एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश में किसानों की अनदेखी कर दी गई। किसानों की इस अनदेखी अथवा टाल मटोल ने उनको असली जातीय गति की कास्ट है ना डायमेंशन उसका जो है कास्ट मोबिलिटी खेल को खेलने वाले ग्रामीण भारत से दूर ही रखा। कम्युनिस्टों को ग्रामीण भारत से दूर ही रखा। 1941 में दक्षिण भारत में पहली बार कम्युनिस्टों ने अपनी स्वयं की पहल पर तंजावुर में भूमिहीन मजदूरों एवं किसानों का संघर्ष चलाया था। वहां उन्होंने वर्ग संघर्ष के अंतर्गत जाति के मुद्दे को भी शामिल कर जाति की गतिकी का सामना किया था, कास्ट मोबिलिटी डायमेंशन का सामना किया था, उसके द्वंद्व का सामना किया था। यहां तक कि जब उन्होंने किसानों के मुद्दे उठाए तो उसमें केवल पट्टेदार किसानों की मांगों को उठाया गया था,
लेकिन गरीब एवं भूमिहीन किसानों की मांग हमेशा नहीं रहती थी। मांग पत्र में जजमानी प्रथा या गांव में जातिगत उत्पीड़न से संबंधित किसी मुद्दे को कोई स्थान नहीं दिया गया था। बहुत ही सामान्य सी आर्थिक एवं राजनीतिक मांगों से भी आम मांगों के लिए जो कार्य योजना थी, उसमें जाति से संबंधित केवल एक मांग राज्य से की गई थी। मांग ये थी कि कानून द्वारा समान राजनीतिक और धार्मिक अधिकार देते हुए अस्पृश्यों को सुरक्षा प्रदान की जाए, यही एक मांग होती थी। आगे लिख रहे हैं कि न तो रॉय मतलब एम.एन. रॉय और न ही हिंदुस्तान लेबर किसान पार्टी ने और न ही डांगे ने, डांगे कम्युनिस्ट लीडर थे, डांगे ने भारत में जाति को कोई ऐसा गंभीर मुद्दा माना जिसका हल निकाला जाना चाहिए था। आगे लिख रहे हैं कि मुसलमानों ने जाति के मसले को बहुत पहले पहचान लिया था। कम्युनिस्टों से और कांग्रेस से पहले मुसलमानों ने पहचाना था। मुस्लिम लीग की तुलना में कांग्रेस ने सत्ता पर अपनी हिस्सेदारी के दावे में अस्पृश्यों के महत्व को पहचान लिया था और इसलिए 1916 से ही इस मुद्दे को अपना लिया था। लेकिन कम्युनिस्ट इस मामले से बिल्कुल अनजान बने रहे। जब कांग्रेस ने संतत्व वर्गों के उत्थान के लिए बरदौली प्रस्ताव पास किया था, तब एम.एन. रॉय ने इसे रचनात्मक कार्यक्रम का हिस्सा होने की संज्ञा दी थी। लेकिन इसके बाद भी इस मुद्दे को कोई अहमियत प्रदान नहीं की गई। ब्रिटिश मार्क्सवादी क्लेमेंस दत्त ने रॉय से भी आगे जाकर फरमाया था कि भारत की बहुचर्चित आध्यात्मिकता एवं भारतीय मानस की विशेषता माने जाने वाली रहस्यवादिता के बावजूद भारत में आर्थिक कारकों के प्रभाव भौतिकवादी पश्चिमी यूरोप की तुलना में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। चेन्नई के एम. सिंगारवेलु ने अस्पृश्यों के सामाजिक उत्पीड़न से अच्छी तरह अवगत थे। उन्होंने इस बात को प्रथम कम्युनिस्ट सम्मेलन के अध्यक्षीय संबोधन में स्पष्ट किया था। अब आनंद तेलतुंबड़े कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि अब हम संक्षेप में स्वराज्य के लिए संघर्ष में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए प्रचार अभियान की दो बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम अस्पृश्यता की समस्या को लेते हैं। इस संबंध में अपनी पार्टी की समझ पर मैं अपनी राय रखना चाहता हूं। साम्यवादी दृष्टिकोण के आधार पर यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिए कि अस्पृश्यता विशुद्ध रूप से एक आर्थिक समस्या है। जनता के इस वर्ग को मंदिरों, जलाशयों अथवा सड़कों पर जाने की छूट है या नहीं, यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो स्वराज की हमारी लड़ाई से जुड़ा हो। स्वराज के आने से ये सामाजिक तथा धार्मिक अक्षमताएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। कम्युनिस्टों की न तो कोई जाति होती है, न कोई धर्म या न संप्रदाय, यानी हिंदू, मुसलमान अथवा ईसाई के रूप में उनकी अपनी निजी राय हो सकती है। अस्पृश्यता का प्रश्न अनिवार्य रूप से भारत की विशाल आबादी की आर्थिक अधीनता से जुड़ा हुआ है। जैसे ही उनकी आर्थिक अधीनता का समाधान होगा, वैसे ही इस समाज की समस्या का समाधान, जाति का समस्या का समाधान हो जाएगा। सिंगारवेलु ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि सिर्फ मंदिरों, जलाशयों और सड़कों में प्रवेश से इन बदनसीबों के सामाजिक स्तर को समृद्ध लोगों के स्तर तक नहीं उठाया जा सकता। अस्पृश्यता बुनियादी तौर पर भूमि संबंधी समस्या है और आर्थिक अधीनता से मुक्त कराए बगैर अस्पृश्यता को समाप्त करने की कोई भी बात बेईमानी होगी। जाति और अस्पृश्यता की समस्याओं के प्रति सीपीआई का यह ठीक ठाक दृष्टिकोण था। जब मछुआरा समुदाय से संबंध रखने वाले और योथी थास
पंडितर और पेरियार रामासामी स्वामी के साथ काम करने वाले सिंगार वेलू जैसे व्यक्ति ने ये दृष्टिकोण दिया था और यह प्रभावित कर सकता था पूरे दर्शन को। तो ज़्यादातर इस समय ब्राह्मण जाति से आने वाले नेताओं की सोच क्या रही होगी, इस बारे में सहज अनुमान लगाया जा सकता है। शुरुआती वर्षों के प्रवासी मार्क्सवादियों के बीच की बहस भी यह दर्शाती है कि जनता की माली दरिद्रता के बजाय इस बात को लेकर अधिक वो चिंतित थे कि क्रांति के लक्ष्य के लिए राष्ट्रवाद की भावना का उपयोग किया जाए या उसकी अनदेखी की जाए। हालांकि उस दौर में उन्होंने ऐसे कई मुद्दों पर बहस की, लेकिन भारतीय परिस्थितियों में मार्क्सवाद को कैसे लागू किया जाए, इस बात को लेकर उनके बीच किसी तरह की असहमति नहीं थी। अपने पंडिताओं समझ के कारण उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि औद्योगिक मजदूर ही क्रांति ला सकता था और इस क्रांति के बाद दूसरी अन्य सामाजिक कुरीतियां स्वतः गायब हो जाएंगी। ऐसा लगता था कि समाज के आधार एवं अधिरचना, बेस स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के रूपक पर आधारित यह प्रक्रिया और इसकी समझ चाहती थी कि दलित अपने दुखों और समस्याओं को भूलकर क्रांति होने का इंतजार करें। लेकिन जाति भी एक महत्वपूर्ण समस्या है वर्ग के साथ, इसलिए मैं इसको क्लास्ट कहता हूँ, क्लास प्लस कास्ट। ये आनंद तेलतुंबड़े साहब का ये अगला एपिसोड था। पूरा वीडियो सुनिए, अगले एपिसोड में कुछ और मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। सुनिए, सुनाते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया। जय भीम।